दोबारा जन्म लेने के बाद मेरी आंखों के सामने एक अजीब दुनिया खुल गई। मैं हर इंसान के सिर के ऊपर उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल एसेट्स देख सकता था, एकदम साफ नंबरों में। और तभी बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह मेरी बीवी, मेरी व्हाइट मूनलाइट लियू रुयान मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने वही पुरानी बात दोहराई, चिंचू हम तलाक ले लेते हैं। झाओ गैंग का परिवार बहुत अमीर है, वो हमारे बेटे का तुमसे कहीं बेहतर ख्याल रखेगा। मैंने झाओ गैंग के सिर के ऊपर बड़ी बड़ी नेगेटिव एसेट्स की लिस्ट देखी और मुस्कुरा दिया। अच्छा, पिछली जिंदगी में भी लियू रुयान ने अचानक झाओ गैंग के साथ आकर यही कहा था कि वो मुझे तलाक देना चाहती है। मैंने 10 सालों से वक्त तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन 10 सालों में लियू रुयान को कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि बच्चे की देखभाल भी मैंने ही की। 30 से ऊपर की उम्र की औरत होने के बावजूद मेरे लाड़ प्यार में वो 20 की नौजवान लड़की जैसी लगती थी। आस पड़ोस की औरतें उसकी किस्मत पे जलती थी कि उसे मेरे जैसा पति मिला। लेकिन पिछली जिंदगी में मैंने अपने बेटे चिन बाओचिन की खातिर तलाक के लिए कभी हाँ नहीं की थी। बाद में वो जगह जगह जाकर मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की बदनामी करने लगी, अफवाहें फैलाई कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, और मेरी नौकरी और पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। फिर तो मैं फूड डिलीवरी करके अपने बेटे को पालने लगा। लेकिन सोचो, ऊपर वाले की नजरों में जरूर कुछ रहम था। मुझे दोबारा सब कुछ ठीक करने का मौका मिल गया। लियू रुयान ने वही पुरानी लाइन दोहराई, झाओ गैंग का परिवार रईस है, तुम गांव से आए हो। मेहनत से कमाई हुई एक हाउस प्रॉपर्टी की तुलना झाओ गैंग के कई प्रॉपर्टी से नहीं हो सकती। वो मुझे और बेटे को बेहतर जिंदगी देगा। झाओ गैंग उसकी बाहों में आराम से लेटा हुआ मुझे हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। रीबॉर्न होने के बाद मुझे एक और खास ताकत मिली थी, लोगों के सिर के ऊपर के नंबर पढ़ने की। ये नंबर उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल एसेट्स को दिखाते थे। लियू रुयान के सिर पर लिखा था 8 मिलियन, जो कि पति पत्नी की साझा प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बनता था। सिटी सेंटर का 17 मिलियन का घर बेचकर आधा आधा करने पर करीब 8 मिलियन ही होता। लेकिन जब मेरी नजर झाओ गैंग के सिर पर पड़ी तो मेरी सांस रुक गई। वहां लिखा था 20 मिलियन, मगर नेगेटिव नंबर में। लियू रुयान का अटूट भरोसा देखकर मैं समझ गया कि वो खुद झाओ गैंग के झांसे में आ चुकी है। पिछली जिंदगी में मैं कितना गिड़गिड़ाया था, उसे समझाने की कोशिश की थी कि तलाक मत लो। अब उस हालात को याद कर मुझे बस हंसी आ गई। ठीक है, मुझे तलाक मंजूर है। ये सुनते ही सामने खड़े दोनों हैरान रह गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से हाँ कर दूंगा। लियू रुयान ने होश में आते ही पलटवार किया, ए चिंचू, इसका क्या मतलब है? क्या तुम पहले से मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे? आराम से तलाक लेने के लिए मैंने अपनी आवाज नरम कर ली और पिछली जिंदगी की तरह एक आज्ञाकारी पति बनने का नाटक किया। लेकिन रुयान, तुमने खुद कहा था कि तुम तलाक चाहती हो कि बेटे को झाओ गैंग के साथ अच्छी जिंदगी मिलेगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खुश रखने के लिए तलाक देने को तैयार हूँ। बस भविष्य में जब कभी तुम्हारी याद आए, मुझे अपने बेटे से मिलने और तुम्हें देखने की इजाजत दे देना। मेरी आवाज में सच्ची विनम्रता और गिड़गिड़ाहट थी। लियू रुयान ने मेरी हालत देखकर ठंडी सांस भरी, अपनी औकात पहचान ली। तभी तो जिंदगी और मौत तय होती है। लेकिन मैंने झाओ गैंग की आंखों में चमकती खुशी को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। तलाक के वक्त प्रॉपर्टी के बंटवारे की समस्या आ खड़ी हुई। लियू रुयान चाहती थी कि मैं घर खाली छोड़ दूं। अरे, ये घर तो मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई का था, जो उन्होंने मेरे नाम छोड़ा था। मैंने मनी मन सोचा, लियू रुयान जो कह रही है उसका कोई मतलब नहीं बनता। घर तो मेरे माँ बाप का है, भला झाओ गैंग के पास कई घर हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? उसे इस घर से क्या लेना? पर एक बात थी, मैं भी इस घर से तंग आ चुका था। फिर चिन बाओची ने टोका, हमें भी नहीं चाहिए ये घर, चिंचू को ही रहने दो। मैंने ठंडी निगाहों से उस चेहरे को देखा जो मुझसे जरा भी नहीं मिलता। 10 साल से दूसरे का बेटा पाल रहा था। पिछली जिंदगी में मैं उसे कितना प्यार करता था और अब उसे देखकर कितनी घिन आ रही थी। सोचो, उसने पिछली जिंदगी में मेरे साथ क्या किया। वो तो शायद काफी पहले से जानता था कि मैं उसका असली बाप नहीं हूँ। मेरी आंखों में नफरत की चमक कौंध गई। झाओ गैंग माँ बेटे की बातचीत सुन रहा था और उसका चेहरा थोड़ा बेचैन उठा। वो बोला, धुएं, ऐसा नहीं चलेगा। जो तुम्हारा हक बनता है वो लेना चाहिए, किसी और का हक मत मारो। मगर लियू रुयान अपनी जिद पर अड़ी रही, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उसने फोटोशॉप की हुई मेरी फर्जी असली तस्वीर निकाल ली और धमकी दी कि अगर मैंने घर खाली नहीं छोड़ा तो वो मेरी कंपनी में जाकर हंगामा करेगी। मजबूरन मुझे बेबसी का नाटक करते हुए हाँ कहना पड़ा। कल तलाक के लिए चलेंगे, घर तुम्हारा हुआ। अगले दिन मैं क्लास में भी नहीं गया और लियू रुयान झटपट सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गई। सेफ्टी के लिए मैंने उसके साथ एक पोस्ट मैरिटल प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिया। मैं पूरी तरह खाली हाथ निकला, एक पैसा भी नहीं लिया। तलाक के बाद लियू रुयान और झाओ गैंग ने फौरन जाकर शादी का लाइसेंस ले लिया। खिड़की पर बैठे स्टाफ की सहानुभूति भरी नजरें मुझ पर पड़ी तो मैं बस अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उन दोनों की खुशी देखने के बाद वहां से चला आया। ब्यूरो से बाहर निकलते ही मैं सीधा पास की एक लॉटरी की दुकान में घुस गया। मैंने वो नंबर भरा जो मैंने एक दिन पहले किसी अजनबी के सिर के ऊपर देखा था। हाँ, मैंने एक आदमी को देखा था जिसके एसेट के नंबर बहुत ज्यादा घूम रहे थे, एकदम अस्थिर। वो ठीक लॉटरी की दुकान से निकला था, तो मैंने सोचा क्या पता वो जैकपॉट जीतने वाला हो। मैं झटपट उसके पीछे लग गया। ध्यान से देखा तो वाकई उसके सिर के ऊपर ढेर सारे जीरो थे जो साफ नहीं दिख रहे थे। मुझे अचानक पिछली जिंदगी याद आई। मेरी कंपनी के नीचे वाली लॉटरी की दुकान से किसी ने जैकपॉट जीता था और मैंने उसकी फोटो देखी थी। मैंने फौरन अपनी एक्साइटमेंट दबाई और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर हाय कहा। वो मुझे थोड़ा शक की नजरों से देखने लगा क्योंकि मैं सचमुच थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी लॉटरी टिकट की तरफ इशारा किया, इजरा दिखाओगे? वो और भी हैरान हुआ, मगर पब्लिक प्लेस होने की वजह से उसने मुझे टिकट पर एक नजर डालने दी। मैंने झट से उसके नंबर याद करने की कोशिश की पर मेरी याददाश्त उतनी तेज नहीं थी। फौरन मोबाइल निकालकर पूछा, क्या मैं फोटो खींच सकता हूँ? उसने हाँ कह दिया।
और इसी वजह से आज मैं इस दुकान में खड़ा था। उन नंबरों को 10 गुना करके हर एक नोट पर मैंने वही नंबर भर दिया। लॉटरी की दुकान के मैनेजर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं बेफिक्र होकर बाहर निकल आया। वापस किराए के घर पहुंचा, हाथ में वो टिकट दबोचे हुए। ड्रॉ उसी रात था। सुबह लियो रियान से तलाक हुआ था और दोपहर बाद लॉटरी खरीदी थी। जीतने पर ही उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। वक्त बीतता गया, मेरी हथेलियां पसीने से तर थी, दिल बेताब था। कभी सोचता कि अगर मैंने नंबर गलत देख लिए तो क्या होगा, कभी डर लगता कि नंबर भरते वक्त कोई चूक हो गई। बार बार मोबाइल में सेव फोटो खोलकर नंबर मिलाता रहा। इसी उठापटक में मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो ड्रॉ का टाइम निकल चुका था। हड़बड़ाकर फोन उठाया और लॉटरी का पेज खोला। एक हाथ में टिकट, दूसरे में फोन। एक एक नंबर मिलाने लगा। आखिरी नंबर भी मैच हो गया। मैंने सब कुछ हिट कर दिया था। जल्दी से प्राइस पूल देखा। एक बेट का इनाम 40 मिलियन और मैंने तो 10 नोट खरीदे थे। मतलब मैं उत्तेजना से लाल हो गया। चीख निकलने को थी, पर पड़ोसियों का ख्याल करके रुक गया। उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह तैयार होकर इनाम लेने निकल पड़ा। इनाम लेने की प्रक्रिया पूरी हुई। कुछ दान दिया, सारे इंटरव्यू ठुकरा दिए। जिस पल पैसे मेरे खाते में आए, मुझे लगा जैसे सदियों बाद सांस ली हो। हवा में एक अलग ही ताजगी थी। बॉस के डांट भरे मैसेज भी मुझे अच्छे लगने लगे। आराम से टैक्सी करके कंपनी पहुंचा। सहकर्मी मुझे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से गायब था और सबको लगा था मुझे निकाल दिया गया है। मेरे एक अच्छे दोस्त ने चुपके से कान में कहा, बॉस बुला रहे हैं, मानसिक तौर पर तैयार रहना। मैंने सिर हिलाया और बिना किसी डर के तेज कदमों से बॉस के केबिन में घुस गया। अंदर जाते ही डांट पड़नी शुरू। मैंने पूरी डांट सह ली। जब बॉस थक गए तो मैंने चुपचाप अपना इस्तीफा उनकी मेज पर रख दिया और कहा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। इस्तीफे के बाद मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल दिए। सिर्फ कुछ बहुत करीबी दोस्तों को ही इसकी भनक लगने दी, ताकि अच्छी प्राइवेसी बनी रहे। फिर मैंने सिटी सेंटर के एक हाई एंड इलाके में फुल पेमेंट करके एक शानदार घर खरीद लिया। सोचो, वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, फटाक से अरबपति बन गया। माँ बाप का छोड़ा वो पुराना घर सचमुच कुछ दिन पहले बेच दिया गया था। और मैं लियो रियान के बुरे हाल के बारे में सोचकर हंसने लगा, क्योंकि तब तक झाओ गैंग पैसे लेकर भाग गया होगा। एक दिन मेरा दोस्त लियो मुझे खाने पर बुलाने आया। मेरी गाड़ी देखकर उसके तो होश उड़ गए। भाई, तू तो एकदम लगता है कोई अमीर बन गया है। मैंने उसे गलतफहमी में रहने दिया कि मुझे वो घर बेचने से पैसा मिला है। लॉटरी वाली बात किसी को नहीं बताई। उसी ने पूछा, अच्छा, तेरी एक्स वाइफ मेरे कॉल पर आकर तेरा नंबर मांग रही है, बड़ी बेचैन लग रही है। वो मेरा चेहरा देखकर हिचकिचाते हुए बोला, तूने दिया क्या? मैंने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मैं क्यों दूं? अच्छा, वो तलाक हो गया। मैं तो उसे कब से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फिर पूछा, बाउचिन के बारे में क्या? उससे मिलने का नहीं सोचा? नाम सुनते ही मेरा चेहरा सख्त हो गया। अब कभी मेरे सामने उसका नाम मत लेना। अच्छा, तेरा कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर दोस्त है? मुझे उसका नंबर दे। मैंने लियो से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कांटेक्ट ले लिया, ताकि झाओ गैंग की पूरी कुंडली खुलवाऊं। जिसने पिछली जिंदगी में मुझे इतना बुरी तरह बर्बाद किया, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। सोचा नहीं था कि अपना नंबर बदलने के बावजूद लियो रियान और उसका बेटा मेरे घर के गेट तक आ धमकेंगे। मैं सोसाइटी के गेट के अंदर गाड़ी लेकर घुस ही रहा था कि अचानक एक परछाई गाड़ी के आगे आ कूदी। मैंने जोर से ब्रेक मारे। चलते वक्त आंखें नहीं होती, मेरे मुंह से निकला। तभी सामने से आवाज आई, चिंचू, आंख खोल कर देख। मैं कौन हूँ? मैंने गौर से देखा तो ये लियो रियान थी। 1 महीने मैंने देखा तो ऐसी भूतनी जैसी सूरत बना ली थी कि पहचानना मुश्किल था। कभी के खूबसूरत बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे नील पड़े हुए थे। लग रहा था किसी ने मारा भी है। मैं हंस पड़ा। अरे तुम हो? ये क्या हाल बना लिया? मेरी आवाज में भरपूर तंज था, लेकिन लियो रियान को सुनाई नहीं दिया। उसे लगा मैं सचमुच परेशान हूँ। उसकी आंखें लाल हो गई और रो पड़ी। चिंचू, वो झाओ गैंग तो धोखेबाज निकला। उस पर बहुत कर्जा है, सारे पैसे जुए में उड़ा दिए और मुझे मारता भी है। वो कार के पास खड़ी सिसक सिसक कर रो रही थी। मुझे तो बस गाड़ी भगाने का मन कर रहा था, लेकिन तभी चिंबाओचिन भी बगल से निकलकर चिल्लाया, माम, रो मत, शर्म आती है। चिंचू, अंकल चू, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ढंग का खाना खिलाओ। अब उसका नाम झाओ बाओकिन हो चुका था। शादी के बाद लियो रियान ने फौरन उसका सरनेम बदल दिया था। वो अब भी पहले की तरह ही अक्कड़ दिखा रहा था, जैसे मैं उसे हमेशा की तरह लाल लड़ाऊंगा। लियो रियान को असली मकसद याद आया और उसने धीरे धीरे रोना बंद किया। मेरी चमचमाती आइस ब्लू कार देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया। चिंचू, तुमने कार खरीदने के पैसे कहां से निकाले? बाओकिन को भूख लगी है, दरवाजा खोलो, उसे खिला लो। झाओ बाओकिन बार बार पीछे का दरवाजा खींच रहा था। मैंने इन बेशर्मों को चुपचाप ठंडी नजरों से देखा। लियो रियान, हमारा तलाक हो चुका है। अब भविष्य में कभी मेरे पास मत आना। अब तुम्हारी जिंदगी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर झाओ बाओकिन भड़क गया। चिंचू, तू मेरी माँ से कैसे बात कर रहा है? क्या तू चाहता है कि माँ तुझसे दोबारा शादी करे? मैंने सख्त लहजे में कहा, अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो। लियो रियान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिल्लाने लगी। वो दौड़कर कार का हैंडल पकड़कर शोर मचाने लगी। देखो देखो, ये बेरहम आदमी अमीर बन गया और अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दिया। बेईमान है। पहले भी इसके पास छुपाकर पैसे रखे थे। मुझसे झूठ बोलता था कि कुछ नहीं है, तभी तलाक देकर भगा दिया। मैंने बड़े आराम से उसकी एक्टिंग देखी और मोबाइल निकालकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन लगा दिया। ये आप मालिक को गेट पर कैसे रोक रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड क्या खाने के लिए रखे हैं? फोन रखते ही सोसाइटी से कुछ लंबे चौड़े गार्ड भागते हुए आए और उन्होंने लियो रियान और झाओ बाओकिन को पकड़कर एक तरफ कर दिया। मैंने लियो रियान का बवाल और झाओ बाओकिन की गुस्से भरी नजरों को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी निकाल ली।
उसी रात प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने वो जानकारी भेज दी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। पता चला कि झाओ गैंग और लियू रुयान की जान पहचान 10 साल से भी पुरानी है और झाओ बाओकिन असल में झाओ गैंग का ही बेटा है। झाओ गैंग एक छोटे से देहाती इलाके से आया था। मिडिल स्कूल पूरा करने से पहले समाज में घुस आया। अपनी अच्छी शक्ल और मीठी जुबान के दम पर उसने न जाने कितनी लड़कियों को ठगा। लियू रुयान उनमें से एक थी। जब झाओ गैंग को पता चला कि लियू रुयान प्रेग्नेंट है तो उसने नंबर डिलीट किया और भाग गया। उसके बाद लियू रुयान मुझसे मिली और बहुत जल्दी मेरे पीछे पड़कर शादी कर ली। सारी रिपोर्ट देख मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका कि वो कागज फाड़ ना दूं। मैं सीधा झाओ गैंग के पन्ने पर गया। इस इंसान ने इस जुबान से कितनी लड़कियों को बर्बाद किया, फिर भी इसके पास कुछ बचत थी, लेकिन बाद में सब सूदखोरी के चक्कर में डूब गया। कर्जा बढ़ता गया और आखिरकार दसियों मिलियन का कर्जदार बन बैठा। तब जाकर उसे याद आया कि उसका एक बच्चा भी है। सो उसने लियू रुयान से संपर्क किया। मेरे दिमाग में अब एक पूरा प्लान तैयार था। मैंने उसी रिपोर्ट में दिए नंबर पर कॉल घुमा दी। लियू ने बताया कि जासूस के काम करने की काबिलियत बहुत अच्छी है। सब कुछ डिटेल में मिला। शायद मेरे उस फोन कॉल का असर हुआ कि लियू रुयान ने अगले कुछ दिन मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने झाओ गैंग की रोजाना की आदतों के हिसाब से उस अंडरग्राउंड कसिनो के मालिक को कहलवाया कि झाओ गैंग को जिताओ और खूब जिताओ। सोचा था कि इस दौरान झाओ गैंग के पास पैसा आएगा तो लियू रुयान की जिंदगी थोड़ी ठीक हो जाएगी और वो मुझे तंग नहीं करेगी। लेकिन अचानक एक दिन लियू का कॉल आया, भाई तू ठीक है ना? मैं हैरान हुआ। हाँ क्यों? मैं तो इन दिनों घर पर किताबें पढ़ रहा हूँ, बता क्या हुआ? उसने कहा वीचैट देख, मैंने भेजा है। फोन कट गया। वीचैट खोला तो एक लिंक था। बेबस माँ को बेरहमी से छोड़ दिया गया। पैसे कमाने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट का 11वां। वह दिन लिंक का टाइटल देखकर मेरी थ्योरी चढ़ गई। उंगली से क्लिक किया तो एक शॉर्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम खुल गई। ब्लॉगर थी लियू रुयान और उनके साथी। देखने वालों की तादाद हजारों में थी और तेजी से बढ़ रही थी। लाइव रूम में लियू रुयान ने अपने चेहरे को बड़ी कमजोर और मासूमियत से सजाया हुआ था, एकदम वैसी जैसे वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जगाने के लिए बनाई गई हो। ये वही औरत थी जो कुछ दिन पहले गेट पर चीख चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल गरीब माँ बनी हुई थी। सबका शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। हम माँ बेटा। झाओ बाओकिन उसके पीछे से झांक रहा था। चंद मिनटों में ही लोगों ने कई बड़े बड़े गिफ्ट भेज दिए। कमेंट सेक्शन में लोग उसे दिलासा दे रहे थे, ब्लॉगर उदास मत हो, बच्चलन आदमी इसके लायक नहीं, ब्लॉगर तो बहुत खूबसूरत है, भला कोई मर्द इससे अलग होना चाहेगा, चिंचू तो निकम्मा इंसान। बीच बीच में एकदम मेरी तरफदारी करने वाले कमेंट भी आते, लेकिन गालियों के सैलाब में कहीं दब जाते। मेरे जानने वालों ने फोन कर करके पूछा मामला क्या है। मैंने बस इतना कहा, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं घर से बाहर नहीं निकला, रोज की तरह आराम से रहा, कभी किताब पढ़ ली। उसी प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने असली नाम से अकाउंट बनाकर लियू रुयान को फॉलो कर लिया। कुछ दिनों बाद मेरे इनबॉक्स में ढेर सारे गुस्से भरे मैसेज आने लगे, गालियां, धमकियां, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मामले को पकने दिया। झाओ गैंग की तरफ से कसिनो के मालिक ने मैसेज भेजा कि अब जाल बंद करने का वक्त आ गया है। तब तक झाओ गैंग कसिनो में करोड़ों जीत चुका था। लियू ने मुझे लियू रुयान के फ्रेंड सर्कल का स्क्रीनशॉट भेजा। हर तरफ लग्जरी कारों और महंगे सामान की तस्वीरें थी। झाओ बाओकिन स्कूल छोड़ चुका था और रोज घर बैठकर माँ के साथ मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग करता। उनकी खुशहाली देखकर मुझे एक सुकून मिला। जब लियू रुयान अपने शिखर पर पहुंच गई तब मैंने वो तीर चलाया जो मैंने बहुत सोच समझ कर रखा था। मैंने लियू रुयान के शादी के दौरान के स्कैंडल वाले चैट रिकॉर्ड और कुछ आपत्तिजनक वीडियो सबूतों का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दिया। पहले तो व्यूज कम आए, लेकिन शाम तक बम फट गया। कमेंट सेक्शन में हंगामा मच गया। फिर मैंने इसी हीट का फायदा उठाकर दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली। इसमें मेरे पिछले 10 सालों के पूरे खर्चे का हिसाब था। एक तरफ वो पैसे जो मैंने लियू रुयान और झाओ बाओकिन पर उड़ाए और दूसरी तरफ मेरे अपने ऊपर खर्च किए पैसे। दोनों आंकड़े साथ रखते ही जमीन आसमान का फर्क साफ दिखने लगा। मैं अपने ऊपर जितना खर्च करता था वो लियू रुयान के सालाना खर्च के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं था। दर्शकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सबको लगा जैसे उन्हें बंदर बनाकर नचाया गया। जो लोग लाइव में थे उन्होंने सीधा लियू रुयान को ऑन एयर गालियां देनी शुरू कर दी। लाइव ठप हो गया। बड़े मजे की बात तो ये थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि मैंने तो पैसे भी नहीं दिए थे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था। हाँ, ऊपर वाले ने तो रिफंड की अर्जी भी दे डाली। ये औरत हमारी कमाई के लायक नहीं। नेटिजन्स ने एक एक करके अपने भेजे गए गिफ्ट की रिफंड मांगनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने शुरू में मुझे बुरा भला कहा था वे अब प्राइवेट मैसेज भेजकर माफी मांगने लगे। लियू रुयान के हालात सोचकर मैं मुस्कुरा दिया और ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह उठा तो फोन पर अनगिनत मिस्ड कॉल्स थे, सब अनजान नंबरों से, साथ ही ढेरों एसएमएस, सब लियू रुयान के। पहले गालियां, फिर गिड़गिड़ाहट कि मैं वो पोस्ट डिलीट कर दूं और बाद में धमकियां। बस 2 घंटों में लियू रुयान पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उधर मैं एक गाड़ी में बैठा था। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। झाओ गैंग जुए में काफी डूब चुका था और इतनी छिपी हुई जगह पर भी उसे ढूंढ निकाला जा सकता था। गाड़ी एक एस्टेट में घुसी। बाहर से देखने पर कोई खास नहीं लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते एहसास हो गया कि कोई आम जगह नहीं है। सजावट मालिक के बेहतरीन टेस्ट की गवाही दे रही थी। वेटरों की तरह लोग आ जा रहे थे। आगे चल रही खूबसूरत औरत हे यिंग ने बड़े अदब से सबका अभिवादन लिया। मैं बाहर से शांत था पर अंदर ही अंदर हैरान था। ये सब ऐसी दुनिया थी जिसे मैंने पहले कभी छुआ तक नहीं था। हे यिंग ने मुड़कर मुझे देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, आप बड़े कस्टमर हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसने एक दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर मैं चौंका। ये तो पूरा मॉनिटरिंग रूम था। सैकड़ों डिस्प्ले एक साथ लगे हुए थे और हर कोने की तस्वीरें दिखा रहे थे। मैंने बड़े शांत भाव से हे यिंग की तरफ देखा। उसने एक स्टाफ को इशारा किया और बड़ी स्क्रीन पर एक मॉनिटर पोर्ट खुल गया। स्क्रीन पर एक टेबल थी
और वहां झाओ गैंग जुआ खेल रहा था। मैंने देखा कि वो डीलर के हाथ को एकटक घूर रहा है, उसकी गर्दन की नसें फूल रही थी, चेहरे पर मौत के करीब पहुंचने का भाव था। हे यिंग ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, ठीक समय पर आए हो। अगर ये हाथ हार गया तो न सिर्फ इसकी सारी जीती हुई रकम जाएगी, बल्कि कसिनो के 50 मिलियन का और कर्जदार हो जाएगा, वो भी सूदखोरी पर। इतना कहकर हे यिंग ने मुझे एक शैतानी मुस्कान दी। मैंने चुपके से आह भरी। क्या औरत थी, बाहर से रॉयल बहन जैसी, लेकिन अंदर से बिल्कुल मीठी सी लड़की। मैंने सिर हिलाकर बेमतलब की सोच को झटका, फिर स्क्रीन की तरफ देखा। तभी वहां से जोरदार जयकारे सुनाई दिए। मैंने झटपट देखा। राहत की बात यह थी कि झाओ गैंग का प्रतिद्वंदी कोई और था। झाओ गैंग हार गया। उसका चेहरा मुर्दा सा सफेद पड़ गया। उसके हाथ का फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसने कॉल उठाई और लगभग चीखने लगा, लियू रियान, मैंने तुम्हारे पैसे कहां लगाए थे, जल्दी से मुझे भेजो। लेकिन दूसरी तरफ से शायद कुछ ऐसा सुनने को मिला कि वो गुस्से से पागल हो गया। क्या तुमने मेरे पैसे क्यों इस्तेमाल किए? तुम्हें किसने छूने को कहा था? फिर तो वो लगभग जोर से चिल्लाने लगा। वहां बैठे बाकी लोग उसे ताने भरी नजरों से देख रहे थे। अगर खेलना नहीं आता तो साइड हो जाओ। झाओ गैंग को बेइज्जत होकर एक तरफ धकेल दिया गया। वो फोन पर किसी को भद्दी गालियां निकाल रहा था। मैंने पास खड़ी हे यिंग की तरफ देखा। उसने आंख मारकर मुस्कान दी। मैं समझ गया कि उन्होंने उसके साथ वाले आदमी को खा लिया। आगे की तस्वीरें देखे बगैर मैं मुड़ा और बाहर आ गया। वजह थी हे यिंग की नजरें। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे खा जाएगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। कसिनो के अपने डेट कलेक्टर होते हैं। झाओ गैंग पर भारी कर्जा चढ़ गया। घर में जो भी बिक सकता था सब बिक गया। मैंने सामने देखा, लियू रियान बिखरे बाल, रोए जा रही है, कुछ सूझ नहीं रहा। झाओ गैंग तो मरा मरा सा घूम रहा था। उसे कसिनो वालों ने बता दिया था कि यह सब चिन-चू का करिश्मा है। लियू रियान बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। तभी झाओ गैंग को एक शैतानी तरकीब सूझी। बेबी, पैसे कमाने का एक और रास्ता है, बस तुम्हारी मदद चाहिए। करोगी? पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह बदनाम हो चुकी लियू रियान अचानक गायब हो गई। फिर एक दिन झाओ बाओकिन अकेला मेरी गाड़ी के आगे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। डैड, मुझे मां का कुछ पता नहीं, और झाओ गैंग भी पता नहीं कहां गया। उसकी पहले जैसी अकड़ और घमंड बिल्कुल गायब हो चुकी थी। बड़ी बेबस नजरों से मुझे देख रहा था। अजीब संयोग था, बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा ही सब हो रहा था। तब भी खाना डिलीवर करते वक्त झाओ बाओकिन ने मेरी गाड़ी रोकी थी। बताया था झाओ गैंग गायब है, लियू रियान नहीं मिल रही, और वो एक लावारिस बच्चा बन गया। मैंने सोचा कि आखिर वो बच्चा है जिसे मैंने आधी जिंदगी प्यार किया, इसलिए पिघल गया और उसे अपना लिया। जब उसने चोरी छिपे मेरे दिए जीने के पैसे लियू रियान तक पहुंचाए, तब भी मैंने अनदेखा कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि लियू रियान के कहने पर उसी लड़के ने मेरे खाने में जहर मिला दिया। मेरी मौत के बाद लियू रियान ने पहले से कराई गई मेरी इंश्योरेंस की रकम हड़प ली। लियू रियान तो भेड़िया थी ही, लेकिन जिस बच्चे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके मन में भी मेरे लिए ऐसी घिनौनी साजिश थी। सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब इस जन्म में मैं मुस्कुराकर बोला, गाड़ी में बैठ, कुछ खिला देता हूँ। मैंने झाओ बाओकिन की आंखों में एक अजीब सी चमक को नजरअंदाज किया। खाने ले जाने के लिए एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए तो उसने अंदर का माहौल देखकर नाक बहुत सिकोड़ी। मैंने पूछा, क्या ये पसंद नहीं? वो हिचकिचाकर बोला, नहीं, मुझे ये नहीं खाना। मैंने 3 सेकंड चुप रहकर उसे घूरा, फिर अचानक हंस पड़ा। चल, जो तू खाना चाहता है वहां चलता हूं। खाने के बाद जब उसे घर छोड़ने लगा तो वो मेरे साथ रहने की जिद करने लगा। मुझे वापस नहीं जाना। मैंने हाँ कर दी। झाओ बाओकिन मेरे घर रहने लगा। शुरू शुरू में वो बिस्तर के सख्त होने की शिकायत करता, फिर रोशनी तेज होने की। मैं समझ गया, वो मुझे परख रहा था, देखना चाहता था कि क्या मैं अब भी उसे पहले जैसा लाड़ करूंगा या नहीं। मैंने उसकी हर मांग पूरी की। धीरे धीरे वो ढीला पड़ गया और पहले जैसा ही बन गया। नखरे करने लगा, पैसे मांगने लगा। मैं भी हंस कर देता रहा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले मैं उसे कभी जंक फूड नहीं खाने देता था, अब जो मन करे खाओ। पहले क्लासमेट्स के साथ रात 10 बजे तक बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी, अब जाओ मौज करो। मटेरियल के मामले में मैंने उसे कभी कमी नहीं होने दी। एक दिन मैं घर लौटा तो देखा कि झाओ बाओकिन फोन पर किसी से बात कर रहा है। मुझे देखते ही उसने घबराकर फोन काट दिया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, किससे बात कर रहा था? स्कूल का मामला है। अगर उस पर कोई गुनाह न होता तो पहले कभी इस तरह नहीं चौंकता। पुराने दिनों में तो मेरे सवालों का जवाब तक नहीं देता था। मेरी आंखों के भाव गहरा गए, लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, कभी तो घर लाना अपने दोस्तों को। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। अंदर घुसते ही मुझे लगा कि कोई चीज बदली है। कमरा खंगाला गया था। मेरी नजर बेड साइड टेबल के नीचे पड़े एक लाइटर पर गई। मैंने आह भरते हुए सोचा, बेपरवाह और लापरवाह बच्चा, मुझे निराश मत कर देना। झाओ बाओकिन ने मुझे इंतजार नहीं करवाया। पिछली जिंदगी की तरह ही उसके जन्मदिन पर मुझे उसका फोन आया, डैड आज जल्दी घर आ जाना। उसकी आवाज बनावटी थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बेढंगेपन से पता चल जाए। मैंने हामी भर दी और फोन रख दिया। पिछली बार ये सब सोचकर मैं कितना खुश हुआ था, और अब ये सोचकर शर्मिंदा था कि इतना साफ धोखा मैंने देखा कैसे नहीं। मैं तय समय पर घर पहुंच गया। मेज पर कुछ पकवान रखे थे, हूबहू वैसे ही जैसे मेरे जन्मदिन पर होते। वो बोला, डैड
मैंने खुद खाना बनाना सीखा है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। इतना कहकर वो किचन से केक भी ले आया। मैंने उन डिशेज को ध्यान से देखा, वो तो होटल से मंगवाई हुई थी। मैंने उसकी आंखों में गहरा मतलब समाया देखते हुए कहा, तुम बड़े हो गए और समझदार भी, अब तो जिम्मेदारी लेने लायक हो गए हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और स्टूल खींचकर बैठ गया। उसने कहा, डैड पहले केक खाओ, बाद में खाना। मैंने केक उठाकर झाओ बाओकिन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम भूल गए, आज तुम्हारा भी तो बर्थडे है। चलो डैड तुम्हारे साथ तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी मनाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी आई, मगर उसने झेल लिया और मेरे लिए दूसरा पीस काटा। मैं मुस्कुराता रहा जब उसने मेरे लिए एक भरा कटोरा सीवीड सूप सर्व किया। मैंने घूंट लिया, स्वाद हल्का कड़वा था। वो बोला, और पिए, बड़ा स्वादिष्ट है। मैंने हाथ दिखाते हुए कहा, शायद डैड को सीवीड से एलर्जी है, ज्यादा नहीं पी सकते। और तब तक मेरे हाथों में एलर्जी के छोटे छोटे दाने उभर आए। मैंने अपना फोन उठाया और एक मैसेज कर दिया, आ जाओ। अगले पल डोर लॉक की हल्की बीप बजी और दरवाजा खुल गया। अंदर वर्दी पहने कई लोग आए। उन्होंने सीधे झाओ बाओकिन को घेर लिया और दबोच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे पकड़ा जा चुका था। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने पुलिस वालों को इशारे से 1 मिनट रुकने को कहा और धीरे धीरे उसके पास चला। पूरा घर कैमरों से मॉनिटर है, बस एक वाक्य कहा है मैंने, झाओ बाओकिन का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तक उसे पता चल चुका था कि वो भेड़िया है। वो चिल्लाया, चिंचू तूने ही सब कुछ किया, ये सब तेरी वजह से हुआ। तेरे पास जो जैकपॉट है वो मेरा होना चाहिए, तू उसके लायक नहीं है। झाओ बाओकिन अपनी बालिग उम्र में गिरफ्तार हुआ। पहले वो कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। उस दिन की रिकॉर्डिंग में उसने मेरे लिए जहर की बड़ी डोज दर्ज करवाई थी। वो ऐसा केमिकल था जो थोड़ी देर में मौत ला सकता है और डॉक्टर भी पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो शरीर में जल्दी टूट जाता है। उसने कबूल किया कि ये दवाई उसे झाओ गैंग ने दी थी। झाओ गैंग का तो कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी मां लियू रुयान पर भी सब उगल दिया। झाओ गैंग एक एंटरटेनमेंट क्लब में काम करता मिला, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कोई नहीं मिला। अस्पताल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद मुझे बताया गया कि मैंने एक बार में जो सीवीड सूप पिया था वो बहुत कम था, इसलिए मैं बच गया। अस्पताल से निकलकर जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सबकी नजरों में मेरे लिए सहानुभूति थी। आखिर अपने ही बेटे द्वारा जहर देना आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने मुस्कुराकर झाओ बाओकिन का पैटर्निटी टेस्ट निकाल दिया, जिसमें साबित था मेरा और उसका कोई रक्त संबंध नहीं। अफसरों की नजरों में सहानुभूति और गहरी हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने इस लड़के को 10 साल से ज्यादा पाला है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने इंडस्ट्री का एक गोल्ड मेडल वकील हायर किया, सबूत पुख्ता थे। झाओ बाओकिन पर जानबूझकर हत्या की कोशिश का केस बना और वो 18 से ऊपर था, जो कानूनी सजा पूरी तरह लागू हुई। आखिरकार उसे 6 साल की कैद हुई। मैंने वकील को मोटी रकम भेजी और बाद में झाओ बाओकिन से मिलने गया। उसकी दुबली पतली सूरत देखकर मुझे हंसी आ गई। अपने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से खुश हो, वो मेरी तरफ गुस्से में लाल आंखों से झपटना चाहता था, लेकिन बाढ़ ने रोक लिया। बिल्कुल अपने बाप जैसा ही लग रहा था। फिर एक दिन मैंने लियू रुयान को देखा। पहले वाली हल्की फुल्की खूबसूरती जाती रही थी, अब चेहरे पर बनावटी और मजबूर मुस्कान थी। वो फोरमैन के पीछे पीछे चल रही थी। हे यिंग को देखकर उसने सिर भी नहीं उठाया जब तक एक जानी पहचानी आवाज नहीं सुनाई दी। हे यिंग ने मेरे बगल में खड़े होकर बड़ी ठसक से पूछा, लियू रुयान नजर उठाकर देखो। लियू रुयान ने मुझे देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने उसके बोलने से पहले ही टोक दिया, माफ करना, तुम शायद गलत समझ रही हो। इतना कहकर मैंने हे यिंग की तरफ इशारा किया और हे यिंग ने फोरमैन को आंख मारकर इशारा किया, जिसने मुंह दबाकर हंसते हुए बुरी तरह छटपटाती हुई लियू रुयान को नीचे भिजवा दिया। मैंने हे यिंग से पूछ लिया, झाओ गैंग कहाँ है? हे यिंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और बोली, नॉर्दर्न म्यांमार भाग गया। मैं उसके चेहरे की भंगिमा देखकर सब समझ गया। उसके बाद हे यिंग ने मुझे कई बार डिनर पर बुलाया, मगर मैंने हर बार हंसकर मना कर दिया। अकेला रहना ही बेहतर है।